हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज 11th क्लास के बच्चों के लिए ईटीसी यानी कि इमर्ज टेस्ट कोर्स लेक्चर नंबर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शुरू करने जा रहे हैं। हम बहुत ही मस्त अंदाज में, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक बेटा? तो बेटा लेट्स डिस्कस आवर स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 में जो ये शख्स है, आज बराबर 1 साल के बाद ये बड़ी ही प्यारे तरीके से स्माइल कर रहा है और ये इस शख्स का नाम है। दोनों चीजों के साथ आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक बेटा? आपको लेना देना जिस चीज के साथ है वो है आपका ईटीसी इमर्ज टेस्ट कोर्स फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। टाइटल होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th के लिए। ठीक बेटा? इसका चैप्टर ब्रेकडाउन करेंगे। तो चैप्टर ब्रेकडाउन में लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा बेटा, कमेंट आप कर सकते हो। हमने आप लोगों के लिए कमेंट्स का सेक्शन खुला, जिसको जितनी बढ़ा से बेटा निकाल दो। बस एक चीज का ख्याल रखो कि बेटा क्रिटिसाइज भी अगर करना है थोड़ा सा मर्यादा रखिए, बाकी कोई बात नहीं। और कुछ बच्चे हमें लिखते रहते हैं, सर वो छोड़ दिया, सर ये छोड़ दिया, सर उधर। बेटा रिलीजन थोड़ी ना चेंज किया, इतनी क्या दिक्कत हो रही है? आप बेटा पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ो, आपको फ्री पढ़ा रहे हैं यार, है ना। इमर्ज एकेडमी में पूरा साल अब हम फ्री ही पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे पूरे बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च करेंगे। आप अपने पापा के पैसे बचाओ यार, आप फ्री में पढ़ो, ज्ञान बांटो जहां से भी मिल रहा है। फजूल की दादागिरी मत करो, सर आप उधर से इधर क्यों। भाई मैं उधर से इधर आया क्योंकि मुझे मजा नहीं आया, बात खत्म। मुझे भी तो मजा आना चाहिए बेटा, है ना। आप क्लास में होते हो, आपको क्लास में मजा आता है, तभी तो दूसरे दिन आते हो। क्लास में मजा नहीं आता, दूसरे दिन छोड़ देते हो। सो सिंपल। मुझे मजा नहीं आया यार, कर ले, क्या करेगा, मजा नहीं आया मुझे। ठीक, मैं खुद अपने लिए काम करना चाहता हूं बेटा, खुद अपने लिए काम करना चाहता हूं, किसी के लिए मैं काम नहीं कर सकता बेटा। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस चीज से, तो बेटा जिन बच्चों को इस चीज से, जिस इंसान को इस चीज से दिक्कत हो रही है, तो वो कभी अपने लिए काम ही मत करो, हमेशा लोगों के लिए करते रहो। ठीक? तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज लॉजिकल। यू पीपल आर टेकिंग इट टू सीरियसली। सर कोई टीचर वहां से यहां आया, फिर यहां से वहां गया। यू पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। अल्टीमेटली इन द ग्रैंड शो दिस डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर एजुकेशन। यू टेक इट फ्रॉम वेयर और यू लाइक। कोई भी अच्छा सा प्लेटफॉर्म पे जुड़ो, पढ़ो। ठीक? और कमेंट बॉक्स खुला रखा है, कुछ अच्छा सा कमेंट करो जिससे हम इंप्रूव हो जाए। फजूल भाई कुछ ऐसा कमेंट कर लेते हो, बाद में हम लोग भी यहां डिस्कस करते हैं, आप कुछ गंदा बोल देते हो। यहां लोग बैठे हैं, वो पढ़ते हैं, वो आपको गंदा बोल देते हैं। क्या इस सब गंदगी से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक बेटा? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म नंबर 1, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिगर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इससे पहले तेरे को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑब्जर्वर क्या होता है। बात समझना जिगर, बात समझना जिगर। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर कोई भी इंसान जो किसी और इंसान में इंटरेस्टेड है, जैसे कि कोई ऑब्जर्वर जो इंटरेस्टेड है कि बासित सर किस साल कहां पढ़ाएंगे, तो वो जो इंसान मुझे देख रहा है ना, वो हो गया ऑब्जर्वर। ठीक? और मैं हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो मुझे देख रहा है, खुद को नहीं देख रहा। खुद क्या कर रहा है लाइफ में, ना ना ना, उसको मुझे देखना है। समझ आ रहा है? तो द पर्सन हु इज सीइंग मी इज ऑब्जर्वर, एंड जिस चीज को वो देख रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट। ओके? तो ऑब्जर्वर इज समथिंग विच ऑब्जर्व्स। ओके, अब कोई बंदा जब ऑब्जर्व करेगा, जब कोई बंदा जिगर मेरा ऑब्जर्व करेगा, तो जाहिर सी बात है, ये मान के चलो ऑब्जर्वर है,
ठीक, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, अभी बैठा है किसी बेजान से पत्थर के पास, ये मान के चलो बेटा पत्थर है, और ऑब्जर्व कर रहा है पेड़ पे बैठी किसी चिड़िया को। आई शाबाश। तो ये कौन बेटा जी? ये ऑब्जर्वर। तो ये कौन बेटा जी? ये ऑब्जेक्ट। ये क्या बेटा जी? ये कोई पत्थर। कोई बात नहीं। ओके, सो नाउ अगर ये ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करना है, मतलब कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं, तो जाहिर सी बात है किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करेगा ना। हम ये पत्थर को अगर रेफरेंस पॉइंट माने तो ये बनेगा ओरिजिन, और फिर अगर हम 3 एक्सीज बनाए, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक घड़ी रख दें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक घड़ी रख दें, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस दिस वॉच, घड़ी, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वाई दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि बेटा आप ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस दिस वॉच इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद रेस्ट क्या होता है जिगर? अच्छा, आप मानो ये जो चिड़िया है, चिड़िया, इस चिड़िया के कोऑर्डिनेट्स आपने रखे x कामा y कामा z। ऑब्वियसली दिस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द चिड़िया और इसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स किए x कामा y कामा z इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स बेटे, अगर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं बदले, हाँ, अगर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं बदले इस रेफरेंस फ्रेम में, तो हम बोलेंगे बेटा दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन दिस फ्रेम, है ना। तो जब आप बोलोगे कोई चीज रेस्ट पे है तो स्पेसिफाई करो किस फ्रेम में रेस्ट पे है, किस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमेंबर रेस्ट इज डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स किसी रेफरेंस फ्रेम में नहीं बदल रहे हैं तो हम बोलेंगे बेटा वो पार्टिकल उस रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पे है। बात खत्म। जल्दी जल्दी थर्ड टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन। ओके ओके ओके, देखो बेटा अब मोशन क्या होता है? अगर इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स अगर बदले, एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, ऑब्वियसली फिर टाइम, क्योंकि आपके पास एक वॉच है ना, घड़ी को आपने, स्टॉप वॉच है आपके पास, आपने इसको ऑन कर दिया, टिक 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 टिक, एज द टाइम प्रोग्रेसेस द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद टाइम, तो यू विल से दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन दिस फ्रेम। समझ रहे हो? इसका मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट एंड मोशन आर डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई चीज रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट सम फ्रेम, कोई चीज मोशन में है विद रेस्पेक्ट सम फ्रेम। ओके, तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद हमें देखना है बेटा व्हाट इज डिस्टेंस। ओके, ध्यान से देखो बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है? देख बेटा, आप अब मानो, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो जिगर, ये मानो आप, ये कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई आदमी है, कोई जानवर है, ये मोशन में आया किसी रेफरेंस फ्रेम में, पॉइंट ए से शुरू किया और कोई पाथ ट्रेवल करके किसी रास्ते से चल के पॉइंट बी पे पहुंचा। ये इसका रास्ता है जिस रास्ते पे ये चला, है ना। द लेंथ ऑफ दिस पाथ, इस पूरे रास्ते का जो लेंथ है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस।
So what do you mean by distance? The distance covered by a body is defined as the length of the path it covers in a given interval of time. किसी टाइम इंटरवल में जिस रास्ते से ये गया उस रास्ते की लंबाई कितनी है, उस लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस. तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना. सो इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 अबाउट द डिस्टेंस इज, ये क्या है जिगर? इट इज पाथ एंड लेंथ. क्या बात है? नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिस्टेंस इज, जब तक ये बॉडी मोशन में होगी, जब तक ये बॉडी मोशन में होगी, इसका डिस्टेंस विद टाइम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. मान के चलो ये बॉडी कौन है? मान के चलो ये ऑटो वाला है. समझ रहे हो? तो ऑटो वाला पूरे दिन में पूरी सिटी के चक्कर काटता है ना. तो जब तक वो सिटी के चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, वो एक पाथ बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, जिसका लेंथ विद टाइम बढ़ता ही जाएगा ना. सो इसका मतलब हुआ जब तक कोई पार्टिकल जिगर मोशन में होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा विद टाइम इंक्रीज ही होता है. विद टाइम डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज as long as the particle is in motion. Note it down. Third thing, it is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मतलब पहले पाथ लेंथ कवर किया 4 मीटर किसी टाइम इंटरवल में, फिर अगले टाइम इंटरवल में पाथ लेंथ कवर किया 2 मीटर, फिर अगले टाइम इंटरवल में पाथ लेंथ किया 3 मीटर. मैं बोलूंगा बेटा टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ? आप बोलोगे सर 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9 मीटर. तो आप सीधा सीधा एडिशन कर रहे हो विदाउट बॉदरिंग अबाउट कि ये कहां से क्या जा रहा था, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, दाएं जा रहा था, बाएं जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था. यू डोंट आस्क सच क्वेश्चंस. यू आर सिंपली इंक्रीजिंग, यू आर सिंपली एडिंग द पाथ लेंथ्स. सो दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नंबर 4 पॉइंट, इसका जो जिगर SI यूनिट होगा, SI यूनिट इसका क्या होगा? मीटर. हो गया. So these are some important things about the distance. Okay. One more important point about the distance is it can never be negative. It can never be negative. Distance जिगर मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. Okay. तो ये कुछ important points थे related to the distance traveled by a particle. Now we are in one more thing which we call as the displacement of the particle. अब क्या होता है जिगर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ जिगर, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ध्यान से देखो, फिर से देखो बेटा. कोई पार्टिकल यहां पे था, पॉइंट ए पे था, इसका पोजीशन आपने स्पेसिफाई किया. लेट्स सपोज इसका पोजीशन अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा जिगर? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा. अब इसका पोजीशन मान के चलो आप, इसका x कोऑर्डिनेट था x1 और y कोऑर्डिनेट था y1. अब ये कोई पाथ डिस्क्राइब करके पहुंचा पॉइंट बी पे. अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 से x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट y1 से y2 हो गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, इसका पोजीशन चेंज हो गया. मतलब ये पार्टिकल मोशन में आया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए जिगर, है ना. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. टू बी मोर प्रिसाइज, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल. ओके, change in position vector of a particle is called as displacement. Change in position. तो अगर मैं बोलूंगा बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप बोलोगे सर इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ डेल्टा x. वो कैसे आप निकालोगे? x2 माइनस x1. इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ डेल्टा y. वो कितना कैसे आप निकालोगे बेटा? y2 माइनस y1. So this delta x represents the
change in position along x-axis or displacement along x-axis. This delta y represents the change in position along y-axis or displacement along y-axis. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स। डज इट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स? देखो, पार्टिकल ने मान के चलो ये वाला पाथ कवर किया, दूसरे पार्टिकल ने मान के चलो ये वाला पाथ कवर किया, तीसरे पार्टिकल ने मान के चलो ये वाला पाथ कवर किया, है ना? तो पाथ लेंथ्स अलग अलग है मगर सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है ना बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हर किसी पार्टिकल में सेम ही हुआ। So displacement of a particle depends upon the initial and the final coordinates, not really on the path length between the 2 points. Okay. अगला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। सही बात है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक और डायरेक्शन होगा। अगला पॉइंट जिगर, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर आई एम डिस्कसिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, कब पॉजिटिव होगा जरा मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल x1 is 2 meter, x2 is 7 meter. How much is the displacement? 7 minus 2, 5 meter. तो आ गया ना पॉजिटिव। कब ये नेगेटिव हो सकता है बेटा? आप मान के चलो इनिशियल पोजीशन वाज 2 मीटर एंड फाइनल पोजीशन और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट वाज 1 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज 1 minus 2 minus 1 मीटर। आ गया ना जिगर नेगेटिव। तो कब ये जीरो हो सकता है? जब पार्टिकल पूरा एक राउंड ट्रिप मारेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से शुरू किया, लाल कलर यूज कर रहा हूं जिगर, पॉइंट ए से शुरू किया, पूरा का पूरा एक राउंड ट्रिप मारा, तो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया भाई। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। मैंने अभी क्या बोला था जिगर? डिस्टेंस हमेशा विद टाइम बढ़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस के बारे में खास बात है कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बोथ इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। क्लियर? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ओनली, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो कोऑर्डिनेट चेंज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्लियर? ओके, तो दिस वॉज something very very important about the displacement. We are doing a quick revision about distance and displacement. Okay, now a very important point here. I am going to discuss a very important point जो आप वहां पे लिखोगे। Very important point. Generally आप देखना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। आप मान के चलो ये एक पार्टिकल है जिसने ए से शुरू किया, ये इसका पाथ है और ये पहुंचा बी पे। क्लियर? इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो जो पाथ लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा एस से। एंड व्हाट इज दिस? अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करूं बाय अ स्ट्रेट लाइन, this straight line represents the displacement delta r of the particle, है ना? तो जनरली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ग्रेटर देन
द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अगर आप देखोगे इस कर्व्ड लाइन का लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जनरली क्या होता है जिगर, जो डिस्टेंस होता है, जनरली क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है डेल्टा एस, ये ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज जनरली मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? यस, बराबर भी हो सकते हैं। आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पार्टिकल ने बिटवीन ए एंड बी एक स्ट्रेट लाइन पाथ लिया, स्ट्रेट लाइन में गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना है बेटा? ए बी, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है बेटा? ए बी। तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर बराबर है। तो जनरल फॉर्मूला बनेगी इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू कब होगा जिगर? इक्वल टू तब होगा व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मगर कंडीशन विदाउट टर्निंग बैक, वापस टर्न नहीं करना है, विदाउट टर्निंग बैक। क्लियर? तो जनरली द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज मोर देन इट्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एंड इन अ स्पेशल केस व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दे कैन बी इक्वल, बट द पार्टिकल डजंट हैव टू टर्न बैक। ओके, चलो जिगर, तो this was something about the distance and displacement. So point number 4, it is clear now. Now we are going to do point number 5. Speed क्या होती है और velocity क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाते हैं अपने speed पे। What is speed? Okay. Speed बोले तो रफ्तार। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेजी से गया या कितना स्लोली गया, दैट इज द स्पीड। ओके, टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज द रेट एट विच, इट इज द रेट एट विच, शाबाश, डिस्टेंस इज कवर्ड, डिस्टेंस इज कवर्ड। किस रफ्तार से एक पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसको उस पार्टिकल की स्पीड बोलते हैं। और जब भी बेटा आप रेट देखते हो, रेट दो तरह का होता है, रेट हमेशा दो तरह का होता है। क्या क्या? एवरेज रेट बोले तो एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस रेट बोले तो इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? बात समझना बेटा। आप मानो जिगर, आपके पास है एक पार्टिकल, पार्टिकल का नाम है कुछ भी, ये गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये इसका पाथ है, कर्व्ड पाथ है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा एस। तो कितने टाइम में कवर किया जिगर? डेल्टा टी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इट टेक्स is called as the average speed. तो क्या होती है जिगर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर दैट डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, दिस इज एवरेज स्पीड। इसको हम कभी कभी वी बार भी लिखते हैं जिगर। तो वी बार इज इक्वल टू, शाबाश, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। What do you mean by instantaneous speed? Instantaneous speed बोले तो ये पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना स्पीड था, कितनी रफ्तार थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी रफ्तार थी। The speed of a particle at a given instant of time is called as the instantaneous speed at that time. समझ रहे हो आप? तो ये कैसे निकालते हैं? आप सबको पता है, सेम चीज हम करेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी करते हैं, लेकिन फिर हमें लिमिट डेल्टा टी पुट करना पड़ेगा जीरो, पुट मतलब टेंड करना पड़ेगा जीरो। सही बात है। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिखेंगे? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम लिखते हैं डी एस बाई डी टी। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस फंक्शन
with respect to time, which gives us the instantaneous velocity. Okay, I mean to say instantaneous speed. बात खत्म. अब जो स्पीड है, स्पीड क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है बेटा. और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. So this is something very very important about the speed of a particle. Okay, now we are going to discuss velocity of a particle. क्या है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं. आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, ठीक है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑल्सो रेट at which displacement is covered. Very good. तो खास बात ये है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है. एक पार्टिकल किस रफ्तार से, कितनी तेजी से या कितना आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट रेट एट विच द पार्टिकल कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, अब ये वेलोसिटी भी दो तरह का होता है. क्या क्या? नंबर 1, अगर ये रेट है तो फिर एवरेज वेलोसिटी होगा. एवरेज वेलोसिटी होगा. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा. ओके, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? एवरेज देखते हैं पहले. आप मानो बेटा फिर से कोई पार्टिकल ने शुरू किया ए से, फिर से ये पहुंचा बी पे, ये इसका एक्चुअल पाथ है, इसके साथ लेकिन मुझे अभी लेना देना नहीं है. मेरे को एक हाइपोथेटिकल चीज के साथ देना देना है, जिस हाइपोथेटिकल चीज को मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट. तो कैसे मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? आई विल कनेक्ट पॉइंट ए विद द पॉइंट बी विद अ स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरो. So this is the displacement of the particle delta r. ये डेल्टा आर कितने टाइम में हुआ? लेट्स सपोज डेल्टा टी में हुआ. तो बेटा कितना है पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी? पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी मैं लिखूंगा ऐसे, v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम. पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया. द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल एंड द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी. ओके, एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? यू नो इट. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी था, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो कैसे लिखेंगे बेटा? हम फिर से करेंगे यही, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मगर यहां लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन बनेगा, इट विल बी डी आर बाई डी टी. मतलब इट इज द डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो याद रखने के लिए बेटा यहां पर हम दो डब्बे बनाएंगे जिगर. पहले डब्बे में क्या लिखेंगे? पोजीशन. और दूसरे डब्बे में क्या लिखेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो हमने सीखा, अगर हम पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, नाउ all of you know by nature ये जो velocity है, it is a vector quantity. और जो इसका बेटा SI यूनिट होता है वो भी होता है क्या? मीटर पर सेकेंड. हो गया? जल्दी जल्दी मैंने एक क्विक रिवीजन कराया, ठीक बेटा. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Again, a very
इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख जिगर, जनरली मैंने बोला जो डिस्टेंस होता है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Generally the distance covered by particle is more than the displacement covered by the same particle. इक्वल टू कब होता है वो मैंने आपको पढ़ाया। अगर मैं यहां से भी डिवाइड करूं डेल्टा टी, यहां से भी डिवाइड करूं डेल्टा टी, इसका मतलब हुआ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विच इज द एवरेज स्पीड, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इट इज एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। एवरेज वेलोसिटी कहां से आया? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ना। क्लियर? तो जनरली पार्टिकल का एवरेज स्पीड उसकी एवरेज वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में हमेशा ज्यादा होती है। पाथ लेंथ ज्यादा कवर करता है ना पार्टिकल। अब इक्वालिटी साइन कब आता है जिगर? इक्वालिटी साइन मैंने आपको बोला कब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। वो कब होता है? जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन बट विदाउट टर्निंग बैक। पार्टिकल को वापस मुड़ना नहीं है, क्योंकि वापस मुड़ेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो इक्वालिटी साइन सिर्फ तब अप्लाई होता है जब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर होते हैं। वो सिर्फ तब होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो भी विदाउट टर्निंग बैक। क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड स्पीड एंड द वेलोसिटी, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, किस चीज का एसआई यूनिट क्या है, एवरेज क्या है, इंस्टैंटेनियस क्या है। बस यही बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपको यही चीजें पूछी जाती है। ठीक बेटा, यही डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो ज्यादा हमें इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी खत्म। नाउ पॉइंट नंबर 6 वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एक्सेलरेशन। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज एक्सेलरेशन? What is acceleration? अच्छा, अगर पार्टिकल या तो स्पीड अप कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है मतलब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, स्लो डाउन कर रहा है मतलब अपनी स्पीड कम कर रहा है, या अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तीनों केसेस में हम बोलते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। सो व्हेन इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड? थ्री थिंग्स: either the particle is speeding up, or the particle is slowing down, or the particle is just changing the direction of motion, or it is doing any of the three in combination. कभी कभी ऐसा भी होगा स्पीड अप भी कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, still the particle is accelerated. कभी कभी स्लो डाउन कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, still the particle is accelerated. ओके, तो या तो स्पीड अप करना चाहिए, या तो स्लो डाउन करना चाहिए, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना चाहिए, या इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन भी करेगा, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में ही आता है, वो भी एक्सेलरेशन है। तो शॉर्ट में हम बोलेंगे कि बेटा जब भी कभी कोई पार्टिकल ऐसे चलता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है बेटा? चेंज। ए टू बी, इट इज गोइंग एंड इट इज फॉलोइंग अ पाथ, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हेन वी से वेलोसिटी इज चेंजिंग, आपको पता है क्या मतलब है इस चीज का? अभी मैं बोल रहा था। तो हम बोलेंगे पार्टिकल में क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, मगर एक्सेलरेशन है क्या? अब इट इज द रेट एट विच पार्टिकल चेंज इट्स वेलोसिटी। एक पार्टिकल कितनी तेजी से अपनी वेलोसिटी बदल रहा है या कितना स्लोली अपनी वेलोसिटी बदल रहा है, दैट डिसाइड्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? तो अगर ये रेट है, अगेन अगर ये रेट है, तो कोई भी रेट दो तरह का होता है ना, क्या क्या? एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ।
टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कितना बदला डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बदला, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और चेंज इन वेलोसिटी जो है इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन। ओके, and what is instantaneous acceleration? All of you know that it is the rate of change of velocity at a particular instant of time. एक particular instant of time पे what is the rate of change of velocity? That is the instantaneous acceleration of the particle at that time. Okay. Now, what is the nature of acceleration? जिगर बेटा, what is the nature? It is a vector quantity. ओके, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोटा मोटा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं एक्सेलरेशन का, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। क्लियर? अच्छा, नाउ देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपसे एज कॉन्सेप्चुअल्स पूछेंगे, एज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक बेटा, अब ख्याल रखना, अब यहां पे हम कुछ पावर पंचेस देने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू टारगेट दैट सेक्शन हियर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। हालांकि वो अलग से सेक्शन है, लेकिन यहां पे मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसा कि बेटा मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, ये सारी चीजें क्या है? ये वेक्टर्स है। अगर ये वेक्टर्स है तो मतलब तीनों चीजें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल द थ्री कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एंड इंडिपेंडेंटली। ओ बेटा, इंडिपेंडेंटली क्या होता है? कभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना, ना, ऐसा नहीं। दे कैन एग्जिस्ट इन एनी कॉम्बिनेशन। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्लियर? ओके, दूसरी चीज, दिस वाज पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज बेटा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा। Direction of motion is decided by the direction of instantaneous velocity. Direction of velocity gives us the direction of motion of the particle. देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मानो कि कोई पार्टिकल ने यहां से शुरू किया ए से, ये इसका पाथ है, अब ये पहुंचा बी पे। मैं बोलूंगा बेटा जरा मुझे यहां पे बताओ, इस पॉइंट पे मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। आप बोलोगे सर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है जिगर टेंजेंशियल टू द पाथ। इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल टू द पाथ। क्या बात है? This is the direction of instantaneous velocity. So at this point, this is the direction of motion, or this is the direction of instantaneous velocity, or this is the direction of tangential velocity. By the way, मैं आपको बताता चलूं, instantaneous velocity का दूसरा नाम tangential velocity भी होता है। Clear? So the direction of motion of a particle is given by the direction of velocity at that point. वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, तो मैं बता रहा हूं बेटा, जरा यहां मुझे बताओ, यहां इस पॉइंट पे जब पार्टिकल था, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? आप बोलोगे सर टेंशन नहीं लेने का, टैंजेंट बनाने का। ये टैंजेंट है बेटा। सो दिस टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ टैंजेंशियल वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन direction of acceleration is not the direction of motion. ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, is not the direction of motion. So if you know the direction of acceleration, you don't know the direction of motion of the particle. Direction of acceleration means direction of acceleration only. और आगे जाके आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मींस डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। आगे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अच्छा, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे आपको देने जा रहा हूं बेटा, सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे देने जा रहा हूं। आप मानो बेटा एक पार्टिकल को हमने, किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपवर्ड्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड्स। तो ठीक हो गया, मैच हो गया। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो अपवर्ड्स, बट यू नो इन मोशन अंडर ग्रेविटी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है ना? तो अब कहां है, इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन? ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया, ठीक बेटा? तो आई होप यू गॉट दीज पॉइंट्स, और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल पंचेस थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 6 चीजें डिस्कस की। क्या? ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, इनके टाइप्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इनका नेचर क्या है। क्लियर? तो अब जल्दी से आप नोट्स पे इनको पढ़ोगे, आपको समझने में बहुत आसानी होगी और इंशाल्लाह याद भी रहेगा। ठीक, अच्छा चलते हैं बेटा आगे, चलते हैं बेटा आगे, चलते हैं बेटा आगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। अगेन बेटा इस यहां पे दिमाग रखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ब्रॉड लिखा हुआ है, सिर्फ क्लासिफाई मोशन लिखा है, क्लासिफाई मोशन, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, तो बेटा यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये सब रिवाइज करने जा रहा हूं। आप मेहरबानी करके इसको नोट करना और अच्छे से समझना, और फिर नोट से जल्दी से रिवीजन करना। मोशन के टाइप्स क्या होते हैं? नंबर वन होता है जिगर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? बात समझना, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? अगर आपसे कोई कहे कि बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर घबराना नहीं है, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी से दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म। मतलब ये ध्यान से देखो बेटा, मान के चलो पॉइंट ए से शुरू किया, पॉइंट बी पे खत्म किया। इस पूरी जर्नी को हमने पहले 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 2 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 2 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। When the particle covers equal distances in equal intervals of time, we say that the motion is uniform. Clear? We say that the motion is uniform. Okay. तो समझ में आ गया बेटा? इसमें शॉर्ट में हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है, ना ये स्लो डाउन कर रहा है, ना ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन होगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा। यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज ऑकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
and the velocity is constant, that means कि whenever we say motion is uniform, no turning point exists. ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. No turning point exists in the path. ये इंपॉर्टेंट चीज है. वो क्या होता है? देख, it covers equal distances in equal intervals of time. This is your point number 1. Point number 2, that means its velocity is constant. When you say velocity is constant, it means particle is neither speeding up, nor it is slowing down, nor it is changing direction of motion. That means the path is a straight line, but straight line without any turning points. मतलब पार्टिकल वापस नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में जाके कहीं पर भी वापस नहीं मुड़ेगा. क्यों? क्योंकि बेटा वापस मुड़ेगा तो वेलोसिटी कहां कांस्टेंट मान सकते हो आप? जिस जगह पे वापस मुड़ रहा है वहां वेलोसिटी कहां कांस्टेंट है? वो तो वेलोसिटी जहां पे वापस मुड़ेगा पहले वेलोसिटी 0 बनाएगा ना, फिर वापस आएगा. ऐसा थोड़ी होता है पार्टिकल गया फिर वापस आया ना, विदाउट कमिंग एट रेस्ट. नो, ऐसा नहीं होता है. व्हेनेवर पार्टिकल टर्न्स बैक, बिफोर टर्निंग बैक इट हैज टू स्लो डाउन. आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, दैट डजंट मैटर. It has to slow down and stop, and then it has to come back. So that is what we mean by no turning point exists. Particle वापस नहीं आना चाहिए. Okay? So this is uniform motion. दूसरा टाइप क्या है मोशन का? बहुत बढ़िया जिगर. दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? खुद ही बताओ. What is non-uniform motion? खुद बताओ जिगर. Okay. Non-uniform motion यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा है. क्या है? When the particle covers unequal distances in equal intervals of time. पहले 2 सेकंड में 1 मीटर भागा, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर भागा, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर भागा. टाइम इंटरवल्स बराबर आपने लिए घड़ी से, लेकिन डिस्टेंसेस बराबर नहीं है. आप बोलोगे जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. सो इट कवर्स अनइक्वल पाथ लेंथ्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, इसका मतलब ये हुआ ना जिगर, जो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा. अगर आप यहां देख रहे हो पहले 2 सेकंड में 1 मीटर भागा, फिर अगले 2 सेकंड में 4 मीटर भागा. अगर आप देख रहे हो डिस्टेंस ये बढ़ा रहा है ना, तो वो तब पॉसिबल है जब ये तेज भागा है. इट हैज स्पीडेड अप. फिर अगले 2 सेकंड में 8 मीटर भागा. इट सिंपली मीन्स दैट पहले 2 सेकंड में थोड़ा स्लोली चल रहा है, अगले 2 सेकंड में फास्ट चला, अगले 2 सेकंड में और ज्यादा फास्ट चला. सो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप. तो यू विल से पार्टिकल हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. दैट मीन्स द पार्टिकल इज आइदर स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक, तो इसका मतलब हुआ बेटा, अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट सिंपली मींस द पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन हियर इज नॉट इक्वल टू 0. अरे भाई वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी जब बदल रही है तो एक्सेलरेशन होगा ना. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अब 0 नहीं है. हाँ, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट था तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं था पहले, एक्सेलरेशन इज 0. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम फर्दर 2 तरह में क्लासिफाई करते हैं. क्या क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बहुत बढ़िया. व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि ये वो केस है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट. जब पार्टिकल का जब पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा होगा एट अ कांस्टेंट रेट. जब पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा होगा एट अ कांस्टेंट रेट, आप बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. और मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा. फिर
है ना। तो what is uniformly accelerated motion? It is that type of motion where the velocity changes at a constant rate. That means the acceleration vector is a constant. अच्छा, what is non-uniformly accelerated motion? Simple, यहां आपका जो acceleration है वो constant नहीं होगा. The velocity will not be changing at a constant rate. बस हो गया. So if the velocity changes at a constant rate, you say it is uniformly accelerated motion. When the velocity changes at a variable rate, you means acceleration is not constant. That means the motion is non-uniformly accelerated. और नोट करेंगे बेटा, uniformly accelerated motion और non-uniformly accelerated motion both are the types of non-uniform motion. ठीक है? Okay. So now you can study this from the note. Clear? आगे जाते हैं बेटा. Now comes the question number 3. Using calculus, derive the equations for uniformly accelerated motion. Okay, बहुत easy है. ये आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होता है. चलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at. This is what we are going to derive. Obviously using calculus. चलो ठीक है, करते हैं इसको. ध्यान से देखो जिगर, ध्यान से देखो जिगर. आप मान के चलो, we will use the definition of velocity. Use the definition of velocity to derive this equation. It's called as the first equation for uniformly accelerated motion. ठीक है, तो क्या करोगे बेटा यूज? We will use the definition for acceleration. dv by dt is equal to a. आप बोलोगे सर ये कहां से लाया आपने? ये तो जिगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है ना. dv by dt is acceleration. क्लियर? शाबाश. इसका मतलब हुआ dv is equal to a dt. बहुत बढ़िया. इस इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ dv is equal to integration of a dt. इसको बेटा इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v. इसको बेटा इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू t, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इनिशियल मानते हैं u. ये कैंसिल हो गया. बनेगा बेटा v माइनस u इज इक्वल टू a, इंटीग्रल से बाहर आएगा y. ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी जाकर के ये एक्सेलरेशन इंटीग्रल से बाहर आया. तो इंटीग्रल ऑफ dt इज t. u को उधर ले जाओ तो इक्वेशन को बना v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 डिराइव्ड. ओके, दूसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्या है बेटा दूसरी इक्वेशन? जरा सारे बोलेंगे. दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर. ठीक है, इसको जरा डिराइव करते हैं. अगेन वी विल यूज द इक्वेशन ds बाई dt इज इक्वल टू v, डेफिनेशन ऑफ स्पीड और डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. दैट मीन्स बेटा ds is equal to v dt. वेरी गुड. इसका मतलब हुआ बेटा ds is equal to v की जगह क्या लिखोगे आप? v की जगह, v तो निकाला इक्वेशन 1 में, u प्लस at dt. इसका मतलब हुआ जिगर ds is equal to u dt प्लस at dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो क्या आएगा बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डेल्टा एस की जगह एस. इंटीग्रेशन ऑफ ds इज एक्चुअली डेल्टा एस, और डेल्टा एस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस वी रिप्रेजेंटेड बाय एस. नो, नॉट अ प्रॉब्लम. इज इक्वल टू u बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ dt t है, प्लस a बाहर आएगा. ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t रन कर रहे हो ना बेटा, 0 टू t रन कर रहे हो ना, a बाहर आएगा
क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। द आंसर इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। छोटी छोटी डेरिवेशन है, ज्यादा उतना कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेक इट वेरी इजी। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, ये देखो। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो इसको डिराइव करते हैं। सबको पता है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। क्या बात है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिगर ds बाई ds। क्या बात है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ds बाई dt मल्टीप्लाई बाई dv बाई ds। इसमें कोई परेशानी वाली बात ना। dv बाई dt को मल्टीप्लाई ds बाई ds किया, ds कैंसिल, दैट विल बी 1, दैट मींस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। ठीक। फिर dv बाई ds अलग से, dv बाई ds अलग से लिखा, और ds बाई dt अलग से लिखा। That means the acceleration will be equal to ds by dt is v, dv by ds। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं v dv is equal to a ds। बहुत बढ़िया। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो। इसका मतलब जिगर इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a ds। वीडियो चल रहा है कि कहाँ? वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, वीडियो चल रहा है बेटा, वीडियो चल रहा है। ओके। इट सिंपली मीन्स, बहुत ही बकवास डेरिवेशन है, मैं मजा नहीं आता यार। इसको इंटीग्रेट करो बेटा u टू v, इसको इंटीग्रेट करो बेटा 0 टू s, क्योंकि यहां लिमिट वेलोसिटी का है तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इंटीग्रेट करोगे। यहां लिमिट डिस्प्लेसमेंट का है तो 0 टू s इंटीग्रेट करोगे। तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v dv का v स्क्वायर बाई 2, हाँ इज इक्वल टू नहीं सॉरी, v स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट्स u टू v इज इक्वल टू, शाबाश, a बाहर कर दो, a बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ ds वो s आया। क्या बात है। इसका मतलब इट इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। इसका मतलब बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ, 2as बन गया। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, सो वी हैव derived how many equations? Just a matter of 10 minutes we have derived equation number 1, equation number 2 and equation number 3. अच्छा, now we are going to derive equation number 4. चल बेटा इक्वेशन नंबर 4 डिराइव कर। इसमें कुछ भी नहीं, मैं क्या बोलूं, कोई बच्चे बोल रहे होंगे सर बोर्ड की तरफ देख रहे हो, सर हमारी तरफ भी तो देखो। अरे बेटा आपकी तरफ देख के क्या करूंगा, बस मैथ ही तो कर रहा हूं, है ना। इसमें सिर्फ डिराइवेशन करनी है, बस लिखते जाओ डिराइव करते जाओ, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सोते सोते डिराइव करो, चाय पीते पीते डिराइव करो। इसमें क्या करना है, इसमें मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी तरफ देख के क्या करूं जिगर, मैथ कर रहा हूं मैं, करने दो मुझे बेटा, करने दो, मैथ करने दो बेटा। अच्छा, तो हमें क्या डिराइव करना है, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन है एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। पहले ये थोड़ा एस nth देखेंगे, ये क्या है। इसको यहां पर थोड़ा सा मैं, आप लोगों को रिवीजन की जरूरत है, यहां पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं। क्लियर? देख जिगर ये एस nth क्या है, क्या बकवास है यार, किस मुसीबत में फंस गया मैं यार। देख इधर, मान के चलो पार्टिकल ने शुरू किया ए से, खत्म किया बी पे, और इसको लगे टोटल लगे 8 सेकेंड, मान के चलो टोटल 8 सेकेंड लगे।
शुरू किया इसने t इक्वल टू 0 पे, देन कहीं पे तो t इक्वल टू 1 बजी होगी, देन कहीं पे भी तो t इक्वल टू 2 बजी होगी, देन कहीं तो t इक्वल टू 3 बजी होगी, देन कहीं तो t इक्वल टू 4 सेकेंड्स होगा, देन कहीं तो t इक्वल टू 5 होगा, फिर t इक्वल टू 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो मैं एक एक सेकेंड ले रहा हूं। ये होता है फर्स्ट सेकेंड, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक, इसको बोलते हैं जिगर फर्स्ट सेकेंड। t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 तक, इसको बोलते हैं जिगर सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड। t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 3 तक, इसको बोलते हैं जिगर थर्ड सेकेंड। ऐसे ही चलते रहो, 3 to 4 फोर्थ सेकेंड, 4 to 5 फिफ्थ सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सेकेंड सेकेंड मीन्स 1 to 2, थर्ड सेकेंड मीन्स 2 to 3, इस तरह सेवेंथ सेकेंड मीन्स 6 to 7, इस तरह एट्थ सेकेंड मीन्स 7 to 8, इसी तरह nth सेकेंड क्या होगा? nth सेकेंड होगा n -1 to n, है ना बेटा? 8th सेकेंड 7 to 8, 8th सेकेंड एक नीचे जाना है पहले, 7 to 8, nth सेकेंड तो पहले एक नीचे जाना है, n-1 to n, ठीक है? तो मतलब जब हम nth सेकेंड की बात करने जाते हैं तो t1 लेना होता है n-1 सेकेंड्स और t2 लेना होता है n सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट। कोई बात नहीं, ओके। अब हो गया हमारा काम, मैथ करो, मैथ। ds/dt इज इक्वल टू v। आप बोलोगे सर कहां से आया? बेटा मैं खुद बोर हो रहा हूं, क्या यार डेफिनेशन है वेलोसिटी का, यार ये क्या मैं बोलूं, कहां से लाया ये? ds इज इक्वल टू v dt। बहुत बढ़िया। ds इज इक्वल टू v dt, v इज द वेलोसिटी। इसको क्या लिखेंगे वेलोसिटी को? u प्लस ए टी डी टी। सर ये कहां से आया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना बेटा, इक्वेशन नंबर 1। ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। क्या बात है? अब इंटीग्रेट करो, बस यहां इंटीग्रेशन में ख्याल रखना है जिगर, इंटीग्रेशन में ख्याल रखना है। हमें क्या निकालना है? s nth, डिस्टेंस ट्रैवल इन द nth सेकेंड। तो ds को इंटीग्रेट करोगे s n-1 से लेके sn तक। वेरी गुड। इसको इंटीग्रेट करोगे, शाबाश, n-1 से लेके n तक। इसको भी इंटीग्रेट करोगे n-1 से लेके n तक। ये समझना है। ये क्या होता है? इंटीग्रेट करेंगे sn-1 टू sn-1, क्योंकि बेटा यहां इंटीग्रेट ds है ना, लिमिट, तो ds को लिमिट s का डालोगे ना, टाइम को लिमिट टाइम का डालोगे ना। हाँ, ये यहां पे ख्याल रखना है आपको, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी, शाबाश, इट विल बी s अंडर लिमिट्स sn-1 टू sn इज इक्वल टू u बाहर आएगा यहां, dt का इंटीग्रल t अंडर लिमिट्स n-1 टू n प्लस, यहां a बाहर आएगा बिकॉज यू आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, a बाहर आएगा, t dt का इंटीग्रेशन t² 2 होगा अंडर लिमिट्स n-1 टू n। अच्छा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैथ करते जाओ यार। मैथ इज सो बोरिंग, मैथ इज सो बोरिंग यार। अच्छा, ये क्या है? sn माइनस sn-1,
ये क्या बोला सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है एस एन, लोअर लिमिट है एस एन माइनस वन, तो करोगे ना एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू यू, यू टी का अपर लिमिट एन है, टी का अपर लिमिट एन है, लोअर लिमिट एन माइनस वन है, तो करोगे अपर लिमिट एन माइनस लोअर लिमिट एन माइनस वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको हटा देते हैं यहां से, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम की चीज अब है नहीं, इसको हटा देते हैं। हटा दो भाई, हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो। चलो यार, ठीक हो गया। यू टी, टी का अपर लिमिट एन, लोअर लिमिट एन माइनस वन, तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, एन माइनस वन प्लस प्लस, शाबाश, ए बाई टू, ए बाई टू अंदर टी स्क्वायर को अपर लिमिट दो, एन स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दो जिगर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे बेटा, मेहनत का काम है। एस एन माइनस वन होता है एस एन, वेरी गुड, इज इक्वल टू यू, ये बेटा हो गया एन माइनस एन प्लस वन। चल लिखते हैं, आपके लिए लिखते हैं, एन माइनस एन प्लस वन प्लस ए बाई टू, यहां पे क्या करना पड़ेगा जिगर, एन स्क्वायर, ये ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मगर बाहर माइनस है तो फिर बनेगा माइनस एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस टू एन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मोदी फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन, एन गया, इट इज यू प्लस ए बाई टू, एन स्क्वायर खत्म, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। Finally we have derived this. Congratulations. This is the fourth equation of motion, which says S nth is u plus a by 2 multiplied by 2n minus 1. क्या बात है? तो क्या किया हमने एक क्वेश्चन से 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए। We first of all derived v is equal to u plus at, then we derived s is equal to ut plus half at square, then we derived v square minus u square is equal to as, then we derived s nth is u plus a by 2 into 2n minus 1, और ये सारी इक्वेशंस हमने डिराइव की यूजिंग द कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल, अरे यार अगला सवाल, यूजिंग ग्राफिकल मेथड डिराइव द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर से बनाओ बेटा ग्राफ, ये देखो इधर 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 इधर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता होता है यहां पर जो ग्राफ काम करता है ना जिगर, यहां पर एक ही ग्राफ काम करता है, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी वीटी ग्राफ से हम सब कुछ निकाल लेंगे। ग्राफिकल ट्रीटमेंट जब भी करना होगा, ग्राफिकल मेथड से कोई भी इक्वेशन यूज करोगे, डिराइव करोगे, तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सारी इक्वेशंस डिराइव होती है, याद रखो इस चीज को। नाउ you know the motion is uniformly accelerated, that means acceleration is a constant. Okay, तो अगर acceleration constant है, tell me the velocity as a function of time. You know sir, जब acceleration constant होती है तो हम यूज करते हैं v is equal to u plus at। इसका मतलब velocity is directly proportional to time, that means graph is linear, straight line graph। तो बेटा vt कर्व यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमेशा 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 एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का u इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट, इनिशियल वेलोसिटी u एट t इक्वल टू 0। ओके,
और टाइम का मल्टीपल a है, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, स्लोप एक्सेलरेशन है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट u है, और यहां पे मैं लिखूंगा बेटा स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो लेट अस डिराइव आवर फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन डिराइव करते हैं यूजिंग द ग्राफ। चलो बेटा कोई बात नहीं, हम मान के चलेंगे एट सम टाइम t, ये मान के चलेंगे हम एट सम टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v। वेरी गुड। एट टाइम 0 द वेलोसिटी इज u, एट टाइम t द वेलोसिटी इज v। क्लियर? नाउ वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया बेटा जी थीटा। Angle made by the curve with the horizontal is theta. Tell me, what is tan theta? What is tan theta? Tan theta is perpendicular by base. How much is this perpendicular? ये पूरा का पूरा v है, यहां से यहां तक u है, तो परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक है ना जिगर, कितना? इट इज v माइनस u, एंड बेस यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके t तक, द बेस इज t। दैट मीन्स tan थीटा इज v माइनस u बाई t, परपेंडिकुलर v माइनस u, बेस t। But tan theta gives the slope of this line, and this tan theta we know, tan theta gives the acceleration, because you know the slope of velocity time curve gives the acceleration. तो मैं tan theta की जगह a लिखा, a is equal to v minus u by t. It simply means v minus u is equal to at. It simply means v is equal to u plus at. बात होगी खत्म। Let me check the video. Let me check the video first. आवाज आ रही है? हाँ, मेहनत जाया नहीं हुई बेटा, बस हो गया। We have successfully derived the first equation of motion, which is v is equal to u plus at, using the graphical method. चलो भाई, अब दूसरा इक्वेशन भी इसी डब्बे में मैं करूंगा, इसी डब्बे में, ग्राफ वही है। दूसरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? is s is equal to ut plus 1/2 of at square। आप सबको पता है जिगर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया फंसता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये एरिया फंसेगा ना, जिसको मैं शेड करूंगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये व्हाइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? तो आई विल राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का आप नाम भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम रखो, ए बी सी डी, जो भी। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? इक्वल टू 1/2 ऑफ sum of parallel sides multiplied by height. What are the parallel sides? This side and this side, they are the parallel sides. This side is u plus this whole thing, it is v multiplied by height, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, that is time t। ओके, तो मतलब ये हुआ बेटा s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ u प्लस v इंटू टी। अब u प्लस v खुद किसके बराबर होता है? u प्लस ए टी इंटू टी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब s इज इक्वल टू, शाबाश, s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, हाँ आगे बताओ, u प्लस u, इट इज 2u प्लस ए टी इंटू टी। इसका मतलब हुआ जिगर s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2u इंटू टी, इट इज 1/2 ऑफ
2u इंटू टी, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 1/2 ऑफ 2u इंटू टी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, प्लस शाबाश 1/2 ऑफ 80 इंटू टी दैट इज AT²। 2 गया, इसका मतलब हुआ s किसके बराबर, ut प्लस 1/2 ऑफ AT²। हो गया। क्या किया हमने, पहली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए tan थीटा कर दो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, खत्म। दूसरी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इसी ग्राफ का एरिया निकालो, एरिया दैट इज 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। थर्ड भी इसी में करेंगे, थर्ड इक्वेशन भी इसी में करेंगे, थर्ड इक्वेशन भी इसी में करेंगे। ध्यान से देख लेना बेटा, ग्राफिकल मेथड ये सब 9th में करते हैं जिगर। अरे यार ये कहां से आ गया वापस, हाँ ये देखो थर्ड इक्वेशन फिर से। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्लियर करो जरा फिर से, s इज इक्वल टू area is 1/2 of sum of parallel sides that is u plus v multiply by height that is t multiply by t। आप लोग सर ये तो अभी वाला डेरिवेशन है, हाँ है अभी वाला ही है, वापस से मैं वही कर रहा हूं। फिर से एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही इक्वेशन। क्लियर नाउ, बट बेटा मैं लिख सकता हूं यहां पे we know, what do we know? Acceleration is v minus u by t. Do we know that? बेटा इस लाइन का स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन है ना, तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर बाय बेस v माइनस यू बाई टी। पहला इक्वेशन जैसे डिराइव किया था, तो नाउ वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हमें क्या पता चला बेटा, यहां से हमें पता चला t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। यहां से हमें पता चला t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब ये t को इधर डाल दो तो आंसर क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ u प्लस v मल्टीप्लाई बाई t की जगह v माइनस यू बाई ए। तो इसका मतलब हुआ जिगर s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए भी डिनोमिनेटर में डाल दो, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज a² माइनस b²। क्या बात है, तो इसका मतलब शॉर्ट में हमें क्या मिला, शॉर्ट में हमें मिला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। खत्म, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a, उधर डाला तो बनेगा 2as। प्योर मैथ। तो एक ही ग्राफ से हमने तीनों की तीनों इक्वेशंस बेटा डिराइव कर ली, पहली इक्वेशन भी, दूसरी इक्वेशन भी, तीसरी इक्वेशन भी। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। नाउ वी आर इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट आंसर है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये बेटा आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, ये आ सकता है। व्हाट इज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ध्यान से देखो बेटा। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स सेज, ध्यान से देखो, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहली कंडीशन गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को अप्लाई करने के लिए, लेट मी चेक द वीडियो फर्स्ट। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स बोलता है कि भैया अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू करती है और नीचे आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी पूरी जर्नी को माने, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बेटा समझना बात, 2 कंडीशंस, क्या क्या। कंडीशन नंबर 1, द बॉडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
And condition number 2, the acceleration of the body must be constant. That means बॉडी में होनी चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझना जिगर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, बॉडी रेस्ट से शुरू करता है और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब अगर हम इसकी पूरी जर्नी को, पूरे सफर को अगर हम इक्वल टाइम्स में डिवाइड कर दें तो कितनी कंडीशंस लग गई जिगर? 3। क्या? What are the 3 conditions for Galileo's law of odd numbers to work? There are 3 conditions. 3 conditions. क्या? रेस्ट से शुरू किया बॉडी ने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पूरी जर्नी को आपने डिवाइड करना है इनटू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये 3 कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है तो फिर Galileo's law of odd numbers कहता है कि the ratio of the distances covered is 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11, है ना? तो ऑड नंबर्स में क्या आया? ऑड नंबर्स में डिस्टेंसेस आए, डिस्टेंसेस। सो Galileo's law of odd numbers, ऑड नंबर्स में क्या आता है जिगर? ऑड नंबर्स में डिस्टेंसेस आती है। कौन सी डिस्टेंसेस आती है? जो बॉडी ने कवर किए इक्वल टाइम इंटरवल्स में। कब? जब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। दिस इज Galileo's law of odd numbers। मतलब अगर पहले t सेकेंड्स में 1 मीटर भागा, अगले t सेकेंड में 3 मीटर भागेगा, अगले t सेकेंड में 5 मीटर भागेगा, अगले t सेकेंड में 7 मीटर भागेगा। यह है बेटा Galileo's law of odd numbers। The ratio of the distances covered by a body in equal intervals of time is in the ratio 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to so on. Clear? But the body has to start from rest and should have uniformly accelerated motion. That means the acceleration should be constant. अच्छा, this is Galileo's law of odd numbers. चलो बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? देख बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ध्यान से देख, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। ना, ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये पूरा अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हो, ये पेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखो बेटा, अगर कोई बड़ी सी बॉडी है, इसका रेडियस मान के चलो r है, और इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस? इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, then you say that this object can be treated as a point object. तो एक बॉडी को कब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? जब ये डिस्टेंस कवर करेगा इतनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, so that it is very large as compared to its own size, then you say that the object is a point object. Clear? So the concept of point object is a relative term. एक ही चीज किसी एक सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन वही चीज किसी दूसरी सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो शॉर्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट जब आप किसी चीज को मानते हो बेटा, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो आप इग्नोर करते हो, इसका शेप क्या है वो आप इग्नोर करते हो। आप फिर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाते हो, जस्ट बाय पॉइंट। चाहे ट्रेन भी क्यों ना हो, ट्रेन भी अगर होगा उसको भी आप ऐसा पॉइंट ही बनाओगे, क्योंकि कंपेयर टू द डिस्टेंस इट कवर्स द ट्रेन अपीयर्स टू बी जस्ट एज अ पॉइंट। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी,
असल में यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्वियसली नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। देख जिगर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? अगर किसी चीज को हमने थ्रो किया ऊपर की ओर विद अ वेलोसिटी u, तो दुनिया को पता है कि इसकी एक्सेलरेशन हमेशा होती है माइनस जी। जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस मतलब डाउनवर्ड्स। कोई भी चीज जब आप जमीन पे थ्रो करते हो ऊपर की ओर, तो बेटा दिमाग रखो, बोथ इन द अपवर्ड जर्नी एज वेल एज डाउनवर्ड जर्नी, बेटा नोट करो, both in the upward journey as well as downward journey, the acceleration is minus 10 meter per second square. That means the acceleration is always downwards because the force of gravity is always downwards. Okay, अब ये किसी हाईएस्ट पॉइंट पे आया, ये मान के चलो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं, हाईएस्ट पॉइंट पे ये कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे अलग से। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चंस निकालने जा रहा हूं बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट इंस्टैंटेनियस रेस्ट, कंटिन्यूअस रेस्ट नहीं है, इंस्टैंटेनियस रेस्ट। वो क्या होता है? इंस्टैंटेनियस रेस्ट। बॉडी सिर्फ इस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आई, बाद में वहीं पे थोड़ी ना रहेगी, बाद में वापस मोशन में भी तो आएगी। सो बॉडी इज नॉट इन कंटिन्यूअस रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज एट इंस्टैंटेनियस रेस्ट। दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, velocity of the body is 0 at the highest point, but at the highest point the acceleration is still minus g. बॉडी रेस्ट में होने के बावजूद एक्सेलरेशन है बॉडी में, कितनी? माइनस जी। तो अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बोलेगा कैन अ बॉडी बी एक्सेलरेटेड व्हेन इट इज एट रेस्ट, यू विल से यस, यस, द बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड व्हाइल बीइंग एट रेस्ट, बट द रेस्ट शुड बी इंस्टैंटेनियस, इट शुड बी एट रेस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कोई बोलेगा एक बॉडी का वेलोसिटी 0 है, क्या इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा? आप बोलोगे नॉट नेसेसरीली, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस जी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे। नाउ फिर से वापस अपने टॉपिक की ओर आते हैं। बॉडी ने शुरू किया पॉइंट ए से जो ग्राउंड पे था, फिर ये पहुंचा पॉइंट बी पे जो कि हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या बन गई जिगर? 0। कितने टाइम में ये ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक गया, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ राइज। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ राइज क्या होता है? व्हाट इज टाइम ऑफ राइज? व्हाट इज टाइम ऑफ राइज? The time taken by the body to go from ground to the highest point or to the point from the point of projection to the highest point is called as the time of rise. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TR से। TR होता है टाइम ऑफ राइज, स्मॉल TR। तो जरा कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ राइज? हम इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग, विच इक्वेशन? वी विल यूज V इज इक्वल टू U प्लस AT। V फाइनल वेलोसिटी, वो तो 0 है, इज इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी U है, अपवर्ड है तो प्लस है, A की जगह माइनस जी आएगा, T की जगह TR लिख दो। इसका मतलब हुआ बेटा टाइम ऑफ राइज इज इक्वल टू U बाई जी। हो गया। अच्छा, अब बॉडी को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में जो टाइम लगता है, वापस आने में, वापस किस पॉइंट तक? जहां से थ्रो किया उसी पॉइंट तक वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फॉल। एंड यू नो द टाइम ऑफ राइज इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल, एंड टाइम ऑफ फॉल इज ऑल्सो U बाई जी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहां नहीं है। मतलब जितना टाइम इस ऑब्जेक्ट को A से B तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको वापस B से A तक आने में भी लगेगा।
बिकॉज एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी है ना, दैट इज द रीजन टाइम ऑफ राइज इज कॉल्ड टाइम ऑफ फॉल। तो टोटल कितना टाइम लगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। दैट मीन्स द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, बेटा the total time of flight is equal to time of rise plus time of fall. That means the total time of flight is equal to 2u by g. Why it is 2u by g? Because time of rise is u by g, time of fall is u by g, u by g plus u by g is 2u by g. So we have successfully derived the expression for time of flight in motion under gravity. Clear? Clear बेटा? कोई परेशानी वाली बात, कोई टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सी चीजें, बिल्कुल आसान सी चीजें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्चुअल। कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कोई बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है? यस, द आंसर इज यस, मगर फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेम्स। द आंसर इज यस, यस। अरे यार ये वही सवाल है, आप देखो ना यार, गाड़ी में कौन बैठा? आप बैठे। और कौन बैठा? आपकी दोस्त। आपकी दोस्त का नाम जिगर डेजी, आपका नाम जिगर सलमान। सलमान और डेजी की कहानी। और एक बंदा कहां बैठे? बाहर। इसका नाम क्या? शाहरुख। अच्छा, अब जो ये गाड़ी में है ये जा रहे हैं, सलमान खान डेजी के साथ जा रहा है और शाहरुख साहब बाहर से देख रहे हैं, है ना? तो जब मैं सलमान साहब से पूछूंगा कि सर व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेजी, तो सलमान सर बोलेंगे रेस्ट। तो डेजी इज एट रेस्ट with respect to Salman bhai, Sallu bhai, but the same Daisy is in motion with respect to Shahrukh साहब जो खुद ग्राउंड पे है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं डेजी जी रेस्ट में है कि मोशन में है, आप क्या बोलोगे? सर एक फ्रेम में रेस्ट पे है लेकिन दूसरे फ्रेम में मोशन में है। तो दैट मीन्स कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम? यस, इफ ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेम्स इट कैन बी द केस। if the same body is being observed from two different frames, this can be the case. Okay, thank you so much. तो आगे बढ़ते हैं जिगर। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर टाइप। What is stopping distance? Very important. यहां से बेटा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये देखो बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। एक बॉडी चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। किस स्पीड से चलता जा रहा था? यू। सामने दिखा भूत, सामने दिखा भयंकर, सामने दिखा कुछ भी, गड्ढा, इंसान, कुछ भी। तो ये बंदे ने लगाई ब्रेक लगाई तो ये चीज में आएगी रिटार्डेशन आएगी। लेट सपोज ए। आप बोलोगे सर आपने ए बैकवर्ड्स क्यों बनाया? बेटा आपको पता है जब भी कोई चीज रिटार्ड करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। मैंने क्लास में चीख के ये सब बकवास की है यार, बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये सब। ठीक, अब पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी बन गई 0। ब्रेक लगाया ना, ब्रेक लगाया तो स्पीड स्लो डाउन होगा ना, स्लो डाउन होते होते लास्ट में रुक गया। ये डिस्टेंस ए बी, इसी को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एस से। वीडियो चेक करना पड़ेगा जिगर। हाँ, वीडियो इज क्लियर। कितने टाइम रिकॉर्ड हो गया ये यार? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। 1 hour 34 minutes, 1.5 घंटा। ओके, सो मेरा बेटा, तो कितने डिस्टेंस में ये रुक गई बॉडी, इसी डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, है ना? सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी
आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स एंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, the distance covered by the body after applying the brakes and before coming to rest, just before coming to rest, is called as the stopping distance. Note it down. तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? शाबाश. We will use the expression v square minus u square is equal to 2as. फाइनल वेलोसिटी मुन्ना 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी मुन्ना u स्क्वायर है, u है तो u स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2a की जगह माइनस a डाल दो इंटू s. आप बोलोगे सर a की जगह माइनस a क्यों डाला? बेटा लेफ्ट वर्ड है ना, लेफ्ट वर्ड तो माइनस a. देखो मोशन इन 1D में कन्वेंशन है, कोई भी चीज राइट वर्ड प्लस, लेफ्ट वर्ड माइनस, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस. दीज आर द कन्वेंशंस वी फॉलो. माइनस माइनस गया तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है बराबर u स्क्वायर बाई 2a. ये देख ये देख ये देख. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा ऑब्जेक्टिव स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इफ एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर आपने इनिशियल स्पीड को डबल कर दिया, इनिशियल स्पीड को अगर डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा. इनिशियल स्पीड को ट्रिपल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स बनेगा. हाँ, तो आप स्पीड को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, 6 टाइम्स, जो भी करो, लेकिन हर किसी केस में एक्सेलरेशन क्या रखनी है? सेम. तब जाकर के ठीक है. ओके, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस. ये अक्सर इस पे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इस पे. ओके, नाउ वी आर इन द लास्ट सेक्शन जिसका नाम है जिगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है? Is it possible that the velocity of an object be in a direction other than the direction of acceleration? क्या ये पॉसिबल है एक बॉडी का वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होगा? यस यस यस. क्यों नहीं पॉसिबल है? अक्सर ऐसा ही तो होता है. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं जमीन पे खड़ा हूं, ये देखो ये टावर पे मैं खड़ा हूं, ये प्रॉब्लम आपने की होगी इसलिए इसी का एग्जांपल दे रहा हूं. मैं टावर पे खड़ा हूं, मैंने एक बॉडी को वेलोसिटी आगे की ओर दिया, फेंक दिया इसको आगे की ओर. द मोमेंट इसको इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर मिला, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा ना. मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स. तो वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में, तो इसमें क्या बुरी बात है? ऐसा तो होता रहता है. अच्छा चलो यार, किसी सेब को ही ऊपर फेंको, सेब को जब ऊपर फेंका वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग है. तो ये क्या इतना बड़ा क्वेश्चन? इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी अ डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? यस, इट इज पॉसिबल. तो असल में ये बोलना चाहता है कि कहीं बच्चों को ये मिसकंसेप्शन तो नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर ऑलवेज द सेम. ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना बेटा? ये मिसकंसेप्शन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ए कॉन्सेप्चुअल. एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ हाइट h इन वैक्यूम. देखो वैक्यूम इज इंपॉर्टेंट. जब इसने बेटा वैक्यूम बोला तो मतलब ये बोल रहा है कि भैया एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है. अच्छा, which of the two balls will take more time? Released बेटे, released मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ फॉल. टाइम ऑफ फॉल बेटा दिमाग में रखो.
जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो, रिलीज करते हो, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हो, लेट अस सपोज आप इसको ड्रॉप करते हो फ्रॉम अ हाइट h। जरा मुझे इसका एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फॉल निकाल के दो जल्दी से, शाबाश। टाइम ऑफ फॉल मतलब इस चीज को जमीन पे गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना टाइम लगेगा बेटे। हम यूज करेंगे इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। हाय मैं तो थक गया बेटा। अच्छा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। नाउ s इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट इज h, मगर डाउनवर्ड है तो माइनस h डाल दो, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस g बाई 2 t स्क्वायर। t इज द टाइम ऑफ फॉल बाय द वे। एक्सेलरेशन को माइनस जी लिखोगे ना, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो इसका मतलब बेटा माइनस और माइनस कैंसिल हो करके h बनेगा हाफ ऑफ g टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ फॉल बनेगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये इक्वेशन चीख चीख के कुछ बोल रही है बेटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें मैं बोलूंगा बेटा, ख्याल रखोगे बेटा। जो टाइम ऑफ फॉल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैंने कोई बोलेगा सर आपने लिखा टाइम ऑफ फॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ना 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 ना, मैंने पावर 0 भी लिखा। मास टू द पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो टाइम ऑफ फॉल बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब बॉडी के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो आप आयरन बॉल और वुडन बॉल को सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो। एक आयरन बॉल है और दूसरा वुडन बॉल है, दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो। अगर दोनों का मास अलग अलग, दोनों का साइज अलग अलग, दोनों का रेडियस अलग अलग, दोनों का डायमीटर अलग अलग, क्या टाइम ऑफ फॉल अलग अलग होगा? ना, टाइम ऑफ फॉल सेम होगा। बात खत्म। So which of the two balls would take more time? We will say both the balls will hit the ground. शाबाश, both the balls will hit the ground simultaneously. चलो जी, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला टू बी वैलिड? एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। हाँ ये देख, ये भी अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं बेटा। देखो, असल में जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज करो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन का आंसर थोड़ी ना गलत आएगा कभी, जिगर। डेफिनेशन को किसी भी केस में यूज करते हैं फिजिक्स में। अब ये जो फॉर्मूला लिख रहा है एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, ये बोल रहा है कि भैया एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल स्पीड u प्लस फाइनल स्पीड v डिवाइड बाय 2। ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। दिस इज अ स्पेशल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस डेफिनेशन को यूज करके निकलती है सिर्फ तब जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक। सो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला टू बी वैलिड? द कंडीशन इज एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन व्हेन यू यूज दिस डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इन दिस केस यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट। चलो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे।
अब खुद क्या मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को, आपको खुद क्या करना है जगह, आपको डिराइव करना है. When acceleration is constant, average velocity can be taken to be equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. This you have to derive. This is your homework. Okay. Question number 4. A cyclist boasts that he can stop his cycle instantly. हाँ, इंस्टेंटली मतलब ये हो गया कि साइकिल वाला बोल रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मेरी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर. अब मैंने साइकिल का वेलोसिटी 0 किलोमीटर आवर पर आवर बना दिया एक ही इंस्टेंट पे. इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी झटके से ब्रेक मारा और झटके से t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मेरा वेलोसिटी 0 हो गया. क्या ऐसा पॉसिबल है? ना. इसका मतलब बेटा आप स्पीड को 0 बना रहे हो विदाउट टेकिंग एनी टाइम. आपका टाइम इंटरवल 0 है. तो इसका मतलब इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम इज 0. दैट मींस द एक्सेलरेशन विल बी नॉट डिफाइंड इन दिस केस. दैट मींस द एक्सेलरेशन विल बी इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो मैकेनिक्स में चीजें एब्रप्टली नहीं हो सकती. चीजों को बदलने में टाइम लगता है, पोजीशन बदलने में टाइम लगता है, वेलोसिटी बदलने में टाइम लगता है. जैसे आपको अपनी तकदीर बदलने में टाइम लगता है, हमें अपनी तकदीर बदलने में टाइम लगता है. तो कुछ भी एब्रप्ट नहीं हो सकता. तो t इक्वल टू 4 पे 25 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, इसी इंस्टेंट पे 0 हो गया. नो मैटर हाउ हार्ड यू प्रेस द ब्रेक, योर वेलोसिटी कैन नॉट रिड्यूस टू 0 in no time. That cannot happen. That's not possible. That will indicate an infinite acceleration, which is not possible in this universe. So a cyclist boasts that he can stop his cycle instantly. That means his claim is false. ये गलत बोल रहा है. चलो, last question. Question number 5. Is it possible for a body to be accelerated if its speed is constant? अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है फिर भी इसमें एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है. आप सर्कुलर मोशन देखो ना जिगर. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा. 3 मार्क 2 मार्क 1 मार्क के आते रहते हैं. हम ये सब भी टारगेट कर रहे हैं. आप देखो ना जिगर, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लेट अस सपोज 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहां भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी. यहां पर भी स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड स्केलर. यहां पर भी ये स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की होगी बेटा. यहां पर भी ये स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड भी की होगी बेटा. यहां पर भी ये स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की होगी. तो स्पीड हर जगह सेम है, मगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है यार. आप लोग सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्यों बदल रहे हैं सर? अरे बेटा अभी तो बोला, पहले ही तो बोला, यहां पे पाथ सर्कुलर है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते हैं बाय ड्राइंग टैंजेंट टू द पाथ. यहां पे इधर टैंजेंट डाला है, यहां पे इधर टैंजेंट डाला है, इधर टैंजेंट डाला है, दैट टैंजेंट डाल टैंजेंट डाल. तो यहां पे अलग डायरेक्शन. किसका? एक्सेलरेशन का. अरे भाई साहब, पाथ को टैंजेंट डालोगे तो एक्सेलरेशन का थोड़ी ना डायरेक्शन मिलेगा. पाथ को टैंजेंट डालोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है. हाँ, तो स्पीड कांस्टेंट है यार, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है. तो ये बोल रहा था, is it possible for a body to be accelerated if its speed is constant? Yes. ये है ना, इसमें एक्सेलरेशन है ना इसमें. आप बोलेंगे सर कहां है? अरे भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन है ना. हाँ, तो सर्कुलर मोशन में उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो अलग बात है. वी डोंट हैव टू डिस्कस द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हियर. The question was very simple. Is it possible for a body to be accelerated if its speed is constant? The answer is a big yes. It is possible. तो बेटा आगे गुरुजी
आगे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी तरफ से बेटा आप सबको प्यार भरा सलाम, दुआ, और ये दिल ले लो बेटा, दुआओं में याद रखो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।